चर्चा भी शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनुज अग्रवाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। निरंजन पोटार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। निरंजन जी, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि अलग अलग कोनों में आज वोटिंग हो रही है, 102 सीटें हैं, सबसे बड़ा फेज है और तमिलनाडु की तक सारी सीटों पर ही आज वोटिंग होने वाली है और यहां पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेरिएशन और डिफरेंस यहां पर नजर नहीं आता है। क्या ऐसे में यहां पर एक चेंज देखने को मिल सकता है? किस तरह के मुद्दों को नजर में रखते हुए आज यहां की आवाम वोट करेगी? देखिए सहबाजी, निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिस तरीके से अब आज जो चुनाव हो रहे हैं और इसके अंदर जैसे आपने बताया कि 102 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो जिस तरीके से मतदान जी बोलिएगा निरंजन जी। चुनाव हो रहा है, दूसरा महत्वपूर्ण सबसे राज्य अगर मानेंगे तो राजस्थान की जो 12 सीटें यानी कि 25 में से 12 सीटों के ऊपर आज ही मतदान हो रहा है और राजस्थान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लगातार समझ लीजिए 2014 और 2019 के अंदर लगातार 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा था, इस बार कहीं ना कहीं वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है और चुनौती के अंदर एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं सहबाजी, इन चुनावों के अंदर एक चीज देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के कहीं ना कहीं प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने मैं जितना भी देख रहा हूं, जितना मैं क्षेत्र के अंदर लोगों से बात हो रही है या क्षेत्र के अंदर जो हम लोग जा रहे हैं, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व का कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि जो क्षेत्रीय उन्होंने जिनको टिकट बांटी है वो मजबूती से अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको एक तो इस तरीके से समझिए। दूसरी तरफ इसी चीज को मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रत्याशी के बल पे भी अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल को अगर चुनौती दी जा सकती है तो इसका मतलब जनता की जागरूकता भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जनता ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही तरफ, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आप ये समझ लीजिए चुनाव के 4 महीने 6 महीने पहले ऐसे लग रहा था कि भाई जैसे सब सारा का सारा मामला एक तरफा चला गया, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती का विषय है और परिश्रम करने के लिए मजबूर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी बार बार अपनी रणनीतियां बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। जो जनता का मूड है, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कई जगह कई प्रकार की धाराएं चल रही है, चाहे इसके अंदर आप क्षत्रिय समाज की नाराजगी कह सकते हैं या कहीं कहीं पर कि जो टिकट में जो टिकट बंटवारे के अंदर जो विसंगति हुई है उसके लिए लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि चुनाव वास्तव में रोमांचक हो रहा है, लेकिन एज जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। बिल्कुल निरंजन जी, जिस तरह के वार पलटवार और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी देखने को मिली, क्या इन सारे चीजों से आवाम को फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? किन चीजों को मन में रखते हुए आपको लगता है कि वोटर यहां पर पहुंचेगा? क्या जो अलग अलग चीजों को लेकर लड़ाई देखने को मिली, संविधान का मुद्दा उठा, एक दूसरे के परिवारों को लेकर जिस तरह से इल्जाम तराशियां देखने को मिली, क्या आवाम को इन मुद्दों से फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए सहबाजी, निश्चित रूप से जो जनता है या आवाम है वो हर चीज को मॉनिटर करती है और हर एक चीज को देखती है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो विपक्ष है सहबाजी, वो केवल इस उम्मीद के ऊपर बैठा हुआ है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से जब नाराज होंगे तो हमें वोट देंगे। देखिए, चुनावी राजनीति में 2 परिस्थितियां होती हैं। एक तो ये होता है कि वोटर को आप अपना एजेंडा बताएं, वोटर को आप अपना जो रोड मैप है वो दिखाएं, आप अपनी जो योजनाएं हैं वो बताएं कि हमने ये किया और आगे हम ये करेंगे और ये करने का ये तरीका रहेगा और इसकी सारी व्यवस्थाएं यहां से ऐसे व्यवस्थाएं होंगे। क्योंकि अगर आप ये केवल किसी को ये कह देंगे हम आसमान में सोने की सीढ़ी लगा देंगे तो कोई इस चीज को नहीं मानेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इतना सोना आप कहां से लाएंगे और ये सीढ़ी कहां से शुरू होकर के कैसे कैसे जाएगी। जब लोगों को उसके अंदर कुछ सत्यता का पुट होगा तो लोगों को जमेगा। लेकिन आज की तारीख में अभी आपने किसी भी विपक्षी दल को देखिए,
कि या तो टीवी पे सक्रिय दिखेगा या ट्विटर पे सक्रिय दिखेगा, सोशल मीडिया पे सक्रिय दिखेगा। आप एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ठीक है नरेंद्र निरंजन जी, क्या ये जो मुद्दे हैं, ये जो चेहरे वाला मामला है या देश में गरीबी वाले मामले हैं, एक तरफ तो अपोजिशन कह रहा है गरीबी बढ़ गई है, कुछ नहीं किया है, बीजेपी कह रही है कि हम गरीबी को खत्म कर रहे हैं, तमाम तरह चीजों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी एक डिस्ट्रैक्शन नजर आता है? और क्या वाकई में चेहरा एक बड़ा मसला है और मोदी की गारंटी के आगे? देखिए सहबा, आपके इस सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूं। पहले जो भी आपने अनुज जी जो सवाल किया था, मैं उस सवाल का एक बार थोड़ा इसमें कुछ कहना चाहता हूं। सहबा, आपने जो सवाल किया था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में क्या फर्क होता है, देखिए निश्चित रूप से इस समय मैं इस चीज को इस तरीके से विश्लेषण कर रहा हूं कि इस समय भारत के अंदर 3 प्रकार के वोट मानता हूं। पहला एक एंटी बीजेपी, एक प्रो बीजेपी और एक स्विंग वोट। तो आप इस चीज को समझिए कि जो विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, पहली बात तो एक लोकसभा के अंदर 7 या 6 या 8 विधानसभाएं होती है, तो एक नहीं 8 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं एक लोकसभा के अंदर। विधानसभा चुनाव के अंदर बोल रहा हूं मैं, जब विधानसभा का चुनाव होता है। और उस समय आप ये समझ लीजिए वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो तो निश्चित रूप से सरकार बदलने के लिए या यूं कहें कि बीजेपी को हरवाने के लिए वोट करने के लिए निकलता है। लेकिन जो स्विंग वोट और जो भारतीय जनता पार्टी का यानी कि प्रो बीजेपी वोट, उसको निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। अब यहां पे विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर तो बम्पर वोटिंग हुई थी। राजस्थान भी 70% के लगभग चला गया था वोटिंग प्रतिशत विधानसभा के अंदर। लेकिन अब लोकसभा के अंदर एक प्रत्याशी हो गया, यानी कि पूरी लोकसभा के अंदर। तो वहां पे अब कितना भारतीय जनता पार्टी परिश्रम करती है अपने वोटरों को और स्विंग वोटरों को निकालने के लिए। यहां पे एक चीज और मैं बताऊं सहबा जी, आपने देखा होगा कि 2004 के अंदर जब इंडिया साइनिंग और ये जिस तरीके की आज जिस तरीके से माहौल है और जो अभी चर्चा की जा रही है कि भाई विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कदाचित उस समय भी मेरे हिसाब से चेहरा विहीन विपक्ष चुनाव में उतरा था, या यूं कहें कि जो आज की परिस्थिति है चुनाव की, लगभग समानांतर परिस्थिति उस समय मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस समय भी इन चीजों को विश्लेषण कर रहा था, इन चीजों के बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था। तो आज और उस दिन की समानांतरता में बिल्कुल एकदम समानांतर स्थिति मानता हूं, क्योंकि उस समय भी ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी जी नेपथ्य में गई हुई थी और वो आप ये समझ लीजिए कई महीनों, कई सालों के वनवास के बाद चुनाव में सक्रिय हुई थी और इसी तरीके से बिखरा हुआ विपक्ष था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी इतनी, जैसे इन्होंने आईबी की रिपोर्ट मंगाई और वहां पे प्रमोद महाजन जी को रिपोर्ट मिली कि भाई अगर अभी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 225 क्रॉस कर जाएगी। और जिस तरीके से एक पूरे देश के अंदर फील गुड और इंडिया साइनिंग का वातावरण बना गया था, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी 182 से 150 से नीचे आ गई। तो उसका कारण यह है कि वही परिस्थिति इस बार भी समझ लीजिए बनी हुई है, वातावरण वैसा ही बना हुआ है। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि एक तो वोटर टर्नआउट क्या होता है, अगर वोटर बाहर निकलता है और स्विंग वोटर और भारतीय जनता पार्टी का वोटर जाकर के ईवीएम में वोट कास्ट करता है, तो निश्चित रूप से देखिए परिणाम भारतीय जनता पार्टी के इच्छुक होंगे। दूसरा, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं एक बहुत बड़ी समस्या और महसूस कर रहा हूं, जिसको आपको बिल्कुल काउंट करके चलना चाहिए। प्रत्येक सीट के ऊपर आप ये समझ लीजिए इंटरनल कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, यानी कि एक दूसरे को निपटाने की प्रयास किया जाता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज मुझे देखने में जो आ रही है कि जैसे कई लोकसभा सीटों पे मेरी कई भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल वहां का जो नेतृत्व है, जिले का नेतृत्व है, उनसे बात होती है तो वो क्या कहते हैं, वो जब वहां पे पता चलता है कि भाई ये भीतरघात किया जा रहा है, तो उसको जब ये बात पूछी जाती है कि भाई तुम्हारी सीट इस हिसाब से तुम हरवा दोगे, तो वो कहते हैं मोदी जी तो 400 जीत कर आ रहे हैं, हमारी एक सीट हारने से क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हमारी एक सीट करते करते ये 400 सीटें पे पहुंचती है चीज, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि ये चीज केवल हमारी सीट के ऊपर ही सोची जा रही है। उसको ये चीज भी समझ में नहीं आ रही कि दूसरी सीट वाला भी ऐसे ही सोच रहा है। बिल्कुल, तो बहुत अहम ये पॉइंट्स आपने बताए हैं। बहरहाल लगातार जो वोटिंग का अमल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सलाम टीवी पर आप लगातार बने रहें।